Good afternoon, ma'am. Afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. आन्या बेटा, आन्या माइक पर आओ। Yes, sir. हाँ जी बेटा, है ना, एवरी क्लास रोल नंबर आप नहीं लिखते हैं तो प्लीज ध्यान रखें उसका। Sorry, sir. ओके। आदित्य, प्रणवी, बेटा इट इज मस्ट फॉर एवरीवन टू राइट रोल नंबर। प्लीज राइट रोल नंबर। Okay, shall we start? Yes, ma'am. So last class में we were talking about we were talking about Darwin's finches. ठीक है? We talked about how Darwin came up with the theories and the various statements that he gave, right? And we also talked about Lamarck. हमने ये भी देखा कि Lamarck की theory को किस तरह से disprove किया गया by Weizmann, and also there are several other factors which still prove that Lamarck की theory was not correct, right? Rather, we can say that it was not completely correct. It's not universal. Okay. Then we talked about Darwin's finches. So who can explain what exactly is being proved by Darwin's finches and what is the significance of their study? Bolo? Can you repeat? I'm asking that what is the significance of Darwin's test discussion? Okay. एक बार ये रिवाइज करते हैं फिर टेस्ट डिस्कशन करते हैं, ठीक है? I'm asking you people about Darwin's finches. क्या significance है उनका? Ma'am, it says that if there is a species and if it goes to different geographical location, it adapts itself according to that geographical location. Very good, Siddhant, right? Okay, anybody else who would like to try? कोशिश क्या करो आंसर करने की, क्योंकि पेपर में तो करना ही पड़ेगा, वहां पे म्यूट रहने का ऑप्शन नहीं होता। बोलो Darwin finches, it was that the species had adapted themselves according to their work and nature. चलो ठीक है। सो बेसिकली जो डार्विन्स फिंचेस हैं वो हमें बताती हैं कि ब्रांचिंग डिसेंट क्या चीज है, ठीक है? सो ब्रांचिंग डिसेंट इज
basically when an organism is living in a particular geography or an organism is living in an area which is geographically isolated और वहाँ पे उनको survive करने के लिए अपने आप को adapt करना पड़ेगा. तो एक ancestor से बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या आप ये कहो बहुत सारे अलग अलग लीनिएजेस निकल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की, फिर वो आगे जाके स्पीशीज बन गए. दिस इज ब्रांचिंग डिसेंट. तो डार्विन फिंचेस में भी उन्होंने यही देखा दैट बिकॉज देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफीज ऑन द सेम आइलैंड. जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं वहां पे अलग अलग तरह की ज्योग्राफी है. You are recording. Yes, 1 second. ओके, सो जो गैलापागोस आइलैंड्स है वहाँ पे अलग अलग तरह की ज्योग्राफी है. कहीं पे वॉल्केनोज है, कहीं पे रेन फॉरेस्ट है, कहीं पे कोस्टल एरिया है, बीचेस हैं. सो बेस्ड ऑन ऑल दीज ज्योग्राफीज दीज फिंचेस हैड टू अडैप्ट एंड टू अवॉइड कंपटीशन दे मूव टू डिफरेंट एरियाज. ठीक है, अगर सारी की सारी फॉरेस्ट में रहने लगेंगे तो कितना कंपटीशन होगा आपस में, है ना. तो कंपटीशन अवॉइड करने के लिए कुछ वहां से बीच पे चली गई, कुछ वहां से वॉल्केनिक एरिया में चली गई, कुछ हिली एरिया जो माउंटेनियस एरिया है वॉल्केनो के आसपास वाला, कुछ वहां चली गई. अब नए एरिया में गए तो अडेप्ट भी किया, ठीक है ना. उसी हिसाब से देयर बीक्स मॉडिफाइड, और वो बीक मॉडिफिकेशन जो थी इट कुड बी पास्ड ऑन टू फर्दर जनरेशंस. तो इस तरह से आगे अलग अलग लीनिएजेस बन गए डार्विन फिंचेस के. सीड ईटिंग वाली अलग, ग्रेन ईटिंग वाली, इंसेक्ट ईटिंग वाली अलग, फ्रूट ईटिंग वाली अलग. तो देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्विन फिंचेस. ठीक है, तो ये चीज है जो आपको ब्रांचिंग डिसेंट को एक्सप्लेन करती है, राइट. या फिर यू कैन से दैट ब्रांचिंग डिसेंट इज एक्सप्लेन हेल्प ऑफ डार्विन फिंचेस, राइट. चलो आप टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वी विल कम बैक टू दिस टॉपिक. तो टेस्ट कैसा रहा? मैंने सुना काफी मतलब अच्छा हुआ टेस्ट तुम सबका. मैं एक लाइफ प्रोसेस से चैप्टर से क्वेश्चन पूछना था. हाँ बोलो मैम. सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, मतलब उसको और क्या कह सकते हैं? सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम, सलाइवरी अमाइलेज को हम या तो सिर्फ अमाइलेज बोलते हैं या सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं. एज सच कोई दूसरा नाम नहीं है उसका. तो हमारे आज यूटी था मेरा साइंस का, उसमें आया था उसका आंसर पीथाइलिन करके कुछ था. उसमें आपको दूसरा नाम पूछा था सलाइवरी अमाइलेज का? यस मैम. देखो उसको ज्यादा से ज्यादा हम अमाइलेज बोल सकते हैं, बिकॉज आज तक तो मुझे भी नहीं पता कि सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम भी है. वी ऑलवेज कॉल इट ईदर अमाइलेज और वी कॉल इट एज सलाइवरी अमाइलेज. ओके, फिश क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, 1 second. ओके 1 second. कहाँ पे आया हुआ था ये क्वेश्चन? सेकंड नेम फॉर सलाइवरी अमाइलेज स्कूल के उसमें? यस मैम. और मैम ने बताया था, स्कूल वाली मैम ने? नो मैम, नहीं बता रखा था. यार ये ऐसे कैसे करते हैं पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड. जब खुद ही नहीं बताया तो बच्चों से क्यों पूछ रहे हो? वैसे देखो अगर उस हिसाब से देखा जाए लॉजिकली तो ये जब सलाइवरी अमाइलेज डिस्कवर हुआ था ना तो देयर वाज दिस ग्रीक साइंटिस्ट, अब उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ जॉस वॉन करके नाम था शायद, ठीक है. सो व्हाट हैड हैपेंड वाज, और ये बहुत मतलब ऐसे ना एंशिएंट उसमें मिलेगा आपको वोकैबुलरी में, ये मैंने भी पढ़ा था कॉलेज टाइम पे. तो उसमें क्या था कि पहले से टाइलिन बोलते थे, ठीक है. तो टाइलिन बेसिकली इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस स्पिट, ठीक है. स्पिट करते हो ना, थूक फेंकना मतलब बेसिकली. तो स्पिट वर्ड से वर्ड आया था टाइलिन, तो हो सकता है कि उसका आंसर टाइलिन हो, ठीक है. ऐसा में ऐसा सही था कुछ. ऐसा सही था, हाँ, तो फिर वो टाइलिन ही होगा. टाइलिन की स्पेलिंग टी से होती है, ठीक है, TTYALIN, टाइलिन, ठीक है. यस मैम, टाइलिन ही है. हाँ टाइलिन ही है ना. कहाँ से देखा? मैम आई गूगल्ड इट. ओके, ठीक
ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट, वैसे देखो एज सच हम टाइलिन यूज नहीं करते हैं अब, बिकॉज इट्स एन एंजाइम. एंड टाइलिन को अगर आप लॉजिकली देखो तो टाइलिन इज अ ग्रीक वर्ड फॉर स्पिटिंग, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अमाइलेज इट्स एन एंजाइम, है ना. तो हम वैसे अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं. ठीक है मैम बट ये हमारी बुक में तो है ही नहीं हाँ, एनसीईआरटी. बुक में एग्जैक्टली इट्स नॉट देयर इन द एनसीईआरटी. मैं तभी तो कह रही लाइक हूँ. टीचर के नोट्स में लिखा है लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर मैंने भी देखो जब पढ़ा था तो ये मैंने पढ़ा था इन एन ऑथर्स बुक, और वो ऑथर की बुक भी बहुत बहुत पुरानी बुक थी, और वो भी बाय चांस था, मेरे भी सिलेबस में नहीं था सच में. कॉलेज ग्रेजुएशन टाइम तक मेरे सिलेबस में नहीं था ये. दिस इज एन एंशिएंट वोकैबुलरी वर्ड. तो मे बी शी वाज जस्ट ट्राइंग टू बी ऑल फन एंड ऑल कि चलो बच्चों को ट्रिक करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं. Okay, so the first question is, which statement about the large intestine is false? No absorption of materials takes place in given organ. First part of the given organ is called colon. The length of the given organ is 1.5 meters. It secretes mucus. अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ आया? अच्छा, so you guys tell me which parts are correct. No absorption of material takes place in the given organ. क्या ये बात सही है? मैम नहीं. नहीं, क्योंकि वाटर वगैरह अब्सॉर्ब होता है. देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर तो वो अब्सॉर्ब होता है ना. और बताओ नेक्स्ट वाला. मैम नेक्स्ट तो सही है. ठीक ही है, क्योंकि उसका फर्स्ट पार्ट कॉलन होता है जहां से अपेंडिक्स अटैच्ड होता है आपका, दैट इज कॉलन. उसके बाद सारा का सारा वो सीकल कॉलन शुरू हो जाता है. ठीक है, दिस असेंडिंग कॉलन एंड ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन. ठीक है, फिर द लेंथ ऑफ द गिवन ऑर्गन इज 1.5 मीटर्स. ये बात बताओ. मैम दिस इज आल्सो ट्रू. ट्रू है ना, क्योंकि इट इज ओनली अबाउट 1.5 के लेकर हम 1.8 तक मानते हैं. ऑन एन एवरेज 1.5 ही होता है. लास्ट थिंग इज इनकरेक्ट, दैट इट सिक्रीट्स म्यूकस. ठीक है, वहां पे देयर आर नो सिक्रीटरी सेल्स. ऑलराइट, सो ओनली दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच इज इनकरेक्ट. बाकी सब चीजें ठीक है. आई थिंक ये लाइन तो आपकी उसमें एनसीईआरटी में भी है. See guys, let's do one thing so that I also don't skip any questions और आपका भी मिस ना हो. हम एक एक करके चलेंगे. ठीक है, 1 to 20 के बीच में कोई क्वेश्चन हो तो पहले उसका बताओ. 7th वाला जैसे कि the following changes takes place in an athlete's body during the 100-meter race. What changes occurs first? सबसे पहले चेंज क्या आएगा? Increased availability of oxygen to muscles, increased breathing rate, increased carbon dioxide concentration in the blood, increased production of carbon dioxide by muscles. तो सबसे पहला चेंज क्या आना चाहिए? इफ एन एथलीट इज रनिंग. अब देखो पहले क्या था, फॉर एग्जाम्पल आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो. ठीक है ना, आप खड़े हुए हो, नॉर्मल हो, एवरीथिंग इन योर बॉडी इज टेकिंग प्लेस एट अ कांस्टेंट रेट. Suddenly you start running. So what is happening? Your muscles are acting vigorously now. So the first thing or the first change that I believe should occur is that there has been an increased production of carbon dioxide by the muscles. ठीक है ना, वहां पे ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी यूज होने लग गई. तो उसके अंदर सबसे पहले आपका प्रोडक्शन ऑफ CO2 बढ़ेगा. उसके बाद चीजें चेंज होंगी. ठीक है ना, मसल्स में बढ़ा, फिर वो ब्लड में बढ़ेगा, फिर उसके बाद आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, और उसके बाद फिर मसल्स के पास ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़नी चाहिए. मैम पर उसमें लिखा है कि व्हाट चेंजेस विल अकर फर्स्ट. तो पहले जब वो भागना शुरू करेगा तो हाफना शुरू करेगा ना, तो ब्रेथ रेट बढ़ेगा. तो बढ़ेगा, बट वो तो आपका बाद में हो रहा है ना. देखो ब्रीदिंग रेट has started increasing only and only after your body has felt short of the breath. ठीक है, अभी जब आप नॉर्मल खड़े हो तो there is ample oxygen and ample glucose in the muscles. You start running and all that oxygen and glucose will be used up. उसके बाद breathing rate बढ़ना चाहिए. ठीक है ना, पहले हमेशा जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसी को यूज किया जाता है. ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है. सिद्धांत अभी हमने डिस्कस तो किया है फर्स्ट क्वेश्चन. कुछ और डाउट है उसमें? यस मैम फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें लिखा है नो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल टेक प्लेस, बट मैम लार्ज इंटेस्टाइन में तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन इज फॉल्स. एक मिनट. अच्छा, हम फॉल्स A and D था. दोनों. हाँ फॉल्स था. नहीं रुको.
मैम डी तो करेक्ट होना चाहिए ना, डी क्योंकि तो करेक्ट है, हाँ हाँ खाने को राइट पास राइट करने ए के पार्ट लिए का म्यूकस होना चाहिए। आंसर राइट 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 नो राइट ऑप्शन हाँ, ये वाला सही होगा। मुझे लगा कि ट्रू बताना है हमें कि विच वन इज ट्रू। ये मिस हो ट्रू गया, में तो या तो फिर मुझसे ये नो मिस हुआ है या फिर कुछ कंफ्यूजन हुआ है। हाँ देखो, ये स्टेटमेंट गलत है। वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है ना, सिक्रीट्स म्यूकस मेरे मैम ख्याल म्यूकस से। सीक्रेट नहीं होता। हाँ नहीं, रुको रुको रुको, सिक्रीट होना चाहिए म्यूकस, क्योंकि अगर उस लॉजिक के हिसाब से देखो तो जो फीकल मैटर होता है आपको उसको बाइंड करना साथ में, जो भी डाइजेस्टेड फूड है that has to be bound together so that it can be passed out with ease. So for that the secretion of mucus is very very important, right? तो ये चीज जो है ना हमने पहले गलत वो कर दी थी, सो करेक्ट आंसर तो ए ही होना चाहिए। दैट्स राइट सिद्धांत, वेरी गुड। वो भी मैं भी सोच रहा था, मुझे लगा फिर मेरा हाँ गलत हाँ हाँ, अरे नहीं तो यार इसमें देखो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल की टीचर का भी गलत नहीं हो सकते, गलती तो होती है, हमसे भी होती है, कोई बात नहीं। सो इट्स गुड दैट यू पॉइंटेड इट आउट, आगे कभी लगे तो पॉइंट आउट कर देना, ठीक है। मैम इस क्वेश्चन में 5 मिनट्स लगाए थे मैंने, ए और डी में से। अच्छा अच्छा, नहीं ए तो सही है, डी और डी भी सही है और ए ही होगा मतलब आपका बेसिकली। 7th हो गया क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी को? बिकॉज सी होना तो यही चाहिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ही बढ़ेगा मसल्स में, राइट। इफ द ऑप्शन वुड हैव बीन कि ऑक्सीजन अपटेक बाय द मसल्स हैज इंक्रीज्ड, तो फिर वो फर्स्ट ऑप्शन होता, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का लिखा हुआ है कि इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स, तो जो पहले अवेलेबल होती है वही यूज होगी, उसके बाद में फिर उसको और प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इट्स द सेम थिंग। आंसर क्या है? हाँ सॉरी, 7th का आंसर क्या है फिर? 7th का मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, जो आपका लॉजिकल वो है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इट शुड बी डी। ओके मैम, सही है मैम। 10th उसके बाद हमारा आ गया 10th है, ओके, which of the following is most appropriate for aerobic respiration? See aerobic respiration में सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है to convert into pyruvate. So where does that take place? It takes place in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म। यहाँ हमारा साइटोप्लाज्म आ गया। उसके बाद पायरुवेट जो होता है इट वुड एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। सो ये क्रेब्स साइकिल होता है आपका मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैम आंसर अभी मिल गया पहला वाला करने के बाद, बाकी सब नहीं मैम, आंसर लास्ट डी वाला दे रखा है। यस यस मैम, हाँ, यस होना मैम डी चाहिए। है। मैम डी होना डी चाहिए। होना चाहिए। रुको 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 रुको, या तो वहाँ कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ हुई है। पर मैम फर्स्ट वाला भी ठीक ही है। हाँ देखो उस हिसाब से इफ यू हैव टू टेल द फॉल्स स्टेटमेंट तो ये फॉल्स ही होना चाहिए ना, नो अब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस, है ना। यस मैम ये फॉल्स फॉल्स है। के हिसाब से तो फिर ये फॉल्स है, ए भी फॉल्स है, डी का इसीलिए बिकॉज सी आज तक मुझे भी याद नहीं आ रहा कि कोई म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का तो पता है, मैंने स्टमक बाद में में गॉबलेट जब सेल्स होते हैं, किया था तो दिख रहा था कि करता है। वहाँ पे डी दिया हुआ है उसके अंदर। नो मैम ए दे रखा है। हाँ ए ही दे रखा है। मैम हम 10th वाले की बात कर रहे थे। यस मैम हम 10th की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा 10th, अरे अभी तो 10th हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रुको रुको, 10th डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पे कई बार गलती हो भी सकती है कि वहाँ पे आंसर आपको गलत दिखा दे, क्योंकि फॉलो योर एनसीईआरटी, ठीक है। आपकी बुक क्या बोलती है, ग्लूकोज टू पायरुवेट जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, ये बात तो सही है ना। यस मैम। यस मैम अगर 10th का वो ए दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है 10th का, डी डी। यस मैम डी। मैम ये डी दिखा मैम रहा है। ए भी हो सकता है। होगा, ग्लूकोज टू दिखा रहा है। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया डी भी तो हो सकता है। मैम बी होगा बी। बी होना बी हो चाहिए। सकता है ना मैम, रुको क्योंकि रुको रुको It will be B. वेट लेट मी सी देखो जो डी है उसके अंदर दिखाया कि ग्लूकोज टू पायरुवेट बना साइटोप्लाज्म प्लस एनर्जी, तो ये बात करेक्ट है। अब देखो लुक एट दी ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, जैसे ये जो ईस्ट वगैरह होते हैं एनारोबिक होता है जिनमें, तो उनमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस जिससे एनर्जी रिलीज होगी, तो पायरुवेट के साथ में 2 एटीपी बनते हैं, याद है। वो ऊपर एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा ना, लेकिन चलो हाँ हाँ एरोबिक तो लिखा है, बट एरोबिक में भी बनते हैं 2 एटीपी,
मतलब सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब जब ग्लाइकोलिसिस होगा along with pyruvate ATP is also produced very small amount although सिर्फ 2 ATP बनते हैं लेकिन फिर भी एनर्जी बनती है, ठीक है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, तो डी सही है। अभी तो हम डिस्कस ही कर रहे थे पायरुवेट टू माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे फिर हमारे पास CO2 बन गया, ठीक है, CO2 H2O और एनर्जी। मैम पर जो उसमें एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो तो बी ऑप्शन से मैच कर रहा था। यस मैम, बी वाला ही, लाइक बी वाले में एनर्जी नहीं दे रखा है बट उन्होंने हमसे एरोबिक वाला पूछा है, तो एरोबिक में सीधा एनर्जी तो लास्ट में ही बनेगी ना, बट नहीं, एरोबिक में सीधा एनर्जी लास्ट में नहीं बनती। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर पायरुवेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आप एक मिनट सिद्धांत, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आप किसी के अंदर भी देख लो, वहां पे हमेशा आपका एटीपी बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम जहां तक मुझे याद है उसमें ऐसे तो ग्लूकोज हमने भी कॉपी बनाया किया है ना, था। हाँ जो आप लोगों ने भी कॉपी किया था, तो उसमें ऐसे ग्लूकोज बना हुआ है और ऐसे आगे यू करके बने हुए हैं ना, ऐसे ही है। यस मैम। हाँ सी वहां पे इनको ग्लूकोज में पायरुवेट के साथ में ना एटीपी दिखाना चाहिए क्योंकि सही वाला वही है लॉजिकली। अगर मैं 11th की एनसीईआरटी दिखाऊं ना आपको, तो उसके अंदर ये स्टेप पूरा इलैबोरेट करके दिया हुआ है, होल स्टेप, पूरे 10 के 10 रिएक्शन दिए हैं ग्लाइकोलिसिस के, ठीक है। हाँ यस सिद्धांत, दिस इज व्हाई वी राइट 36 प्लस 2 एटीपी, ठीक है। जब भी कभी हम इसको लास्ट में रेस्पिरेशन का आंसर लिखते हैं तो 36 प्लस 2 एटीपी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि 2 यहाँ होते हैं और 36 यहाँ पे बनते हैं लास्ट में, ठीक है। सो दिस वन वुड बी करेक्ट अगर आप प्रॉपर पूरा प्रोसेस देख रहे हो। अगर सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो फिर बी वाला करेक्ट आएगा, बट आई वुड से कि डी को ही सही लेके चलो, राइट। व्हेन यू राइट ऑल दिस, तो कौन सा लिखेंगे? अगर पेपर में आ जाएगा तो आई वुड से कि डी वाला लिखो बिकॉज ऑल दी स्मॉल डिटेल्स आर व्हाट सेपरेट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है ना। एनसीईआरटी तुम लोग भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बट व्हाट मेक्स द टॉपर अ टॉपर क्योंकि वो ये छोटी छोटी डिटेल्स बीच में ऐड करता है, ठीक है ना। जब बोर्ड्स के पेपर चेक होते हैं और एग्जामिनर आपका पेपर डबल चेक करेगा क्योंकि जैसे ही 90 प्लस होते हैं ना मार्क्स, एग्जामिनर उस पेपर को बहुत ध्यान से चेक करने लगते हैं कि कहाँ पे मार्क्स काट सकते हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट यू नो, हर किसी को टॉपर नहीं बनाएंगे वो, किसी एक बच्चे के पेपर में जिसमें परफेक्शन होगी उसी को हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। सो ट्राई टू यू नो ऐड दी स्मॉल डिटेल्स व्हिच टेल्स अबाउट योर नॉलेज कि आपने कितना सही कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ा है, सिर्फ रट्टा नहीं दिखना चाहिए पेपर में आपके, ठीक है ना। तो आई वुड से कि डी वाला ही सही है और उसी को अच्छे से समझ के लिखना पेपर में, राइट। चलो इसके आगे, which question after this? Question number 14. Okay, 1 second. Question number 14, 1 second. Okay, so during photosynthesis, the phase in which reduction of CO2 to glucose takes place is called, ये तो बहुत easy है, जब CO2 glucose बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। अब देखो केल्विन साइकिल और C3 साइकिल तो एक ही चीज है और इन्हीं को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं बिकॉज दीज आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इसका है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जिस बच्चे को हाँ समझ आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू डैश एंड डैश फोर्सेस। 14 में आंसर डी दिया था। क्या दिया हुआ है? डी दे रखा था 14 में। यस मैम। डी तो है, ऑल आर करेक्ट। मैम डी दे रखा था, केल्विन साइकिल। हम केल्विन साइकिल दिया था। नहीं देखो, केल्विन साइकिल is also known as C3 cycle because जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है that is a 3 कार्बन प्रोडक्ट, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बनता है सबसे पहले P3G, इसीलिए उसको P3G बोलते हैं, ओके, बिकॉज इट हैज 3 कार्बन्स, सो दैट इज व्हाई इसको हम C3 साइकिल कहते हैं, राइट।
और डार्क रिएक्शन इसलिए बिकॉज इट इज यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। जो भी लाइट रिएक्शन में बने थे NADPH, ATP, वो सब यहाँ पे यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो इसका ऑल आर करेक्ट ही होना चाहिए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे वो दिया हुआ था तो उसकी टेंशन मत लो, यही वाला करेक्ट है। ठीक है, वहां पे हो सकता है कुछ टाइपो हो गया होगा या फिर ग्लिच आ गया होगा आंसर में। Vedant is asking, can an exam be asked to write short note on Kelvin cycle? See, उसके लिए first you guys tell me, NCERT में कितना दिया हुआ है Kelvin cycle के बारे में? एक दो लाइन दिए हुए है ना, फिर वही है मतलब। सी, ज्यादा से ज्यादा आपको शॉर्ट नोट तो नहीं देंगे। दे कैन आस्क यू व्हाट इज केल्विन साइकिल, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यू कैन डिफाइन इट that what exactly is happening. The carbon dioxide is fixed and it is converted into glucose. तो यहाँ आप ये लिख सकते हो that 6 rounds of Kelvin cycle are required to produce 1 molecule of glucose. ठीक है, that's it, उसके अलावा नहीं होता। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ड्यू टू डैश एंड डैश फोर्सेस द वाटर मूव्स अपवर्ड। ये तो बहुत इजी है। कौन से फोर्सेस होते हैं कैपिलरी एक्शन के लिए? कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव एंड एडहेसिव, सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 भी है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 12? ये है ना क्वेश्चन नंबर 12। 1 सेकंड। Which of the following statement is or are true about respiration? अच्छा चलो, true। ठीक है, during inhalation ribs move inward and diaphragm is raised. Wrong, ribs बाहर की तरफ move करती है और diaphragm भी नीचे की तरफ जाता है, तो ये तो incorrect है। In the alveoli, exchange of gases takes place, that is oxygen from alveolar air diffuses into blood and CO2 from blood into alveolar air. ये true है। Hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. इसका मुझे तुम लोग बताओ, because I remember I had told you people this had something to do with pollutants also, कि हमें क्यों pollution कम करना चाहिए। मैम this is false, right? See, जब मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था तो आई हैड टोल्ड यू कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है दैट हैज हीमोग्लोबिन हैज अ हायर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बट नेवर गेट कंफ्यूज्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि पोल्यूशन अवॉइड करो, क्योंकि जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतनी ही ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड विल बाइंड विद हीमोग्लोबिन। बट एज पर CO2 एंड ऑक्सीजन इजीली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, राइट? सो दिस इज फॉल्स। अगर यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो करेक्ट होता है। Alveoli increases surface area for exchange of gases, ये भी ठीक है। तो सही कौन से है, सेकंड और फोर्थ? तो आपका ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, तमनजोत क्लियर है? चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 था, राइट? The heart pumping is independent of nervous system. The heart generates its own electrical impulses by pacemaking cells in the dash, which cause it to beat. हाँ, तो what was the pacemaker? Sinoatrial node, SA node था ना? यस मैम। इसका आंसर होगा A. Got it? मैम वो मैं SA नोड तो जानता था लेकिन फुल फॉर्म भूल गया था। अच्छा, SA नोड का यही होता है साइनो। मेरे को लगा SA है तो उसी में ही मैच कर रहा था, तो वही कर। हाँ, और यहाँ एट्रियल की स्पेलिंग गलत दी हुई है। ठीक है, इट शुड बी एट्रियल, RTL दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट व्हिच क्वेश्चन? मैम 38 सेकंड पार्ट। अच्छा, एक एक करके। वेदांत, व्हिच क्वेश्चन? 21st का सेकंड पार्ट ये रहा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेस, बहुत इजी है, बताया था। कौन बताएगा मुझे? ठीक है, मैल्फीजियन को हम प्रोनाउंस किसी और तरह से करते हैं, बट व्हेन वी राइट इट और व्हेन वी स्पेल इट आउट तो इस तरह से होता है। 21 का फर्स्ट पार्ट का क्या होगा? The thin double-walled sac enclosing Pericardium. called pericardium.
मैम अगर स्पेलिंग गलत है 21st के सेकंड पार्ट की तो देखो स्पेलिंग गलत है तो वैसे तो इतना कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज योर पेपर इज इन बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स में फिर क्या होता है ना कि वो मार्क्स कट कर सकते हैं, हाफ मार्क कट कर सकते हैं यहाँ पे, तो स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एज सच आई फील की प्रॉब्लम नहीं है। क्या अमितोज? मैम ये तो हाफ मार्क का ही है, पूरे काट देंगे ये। अच्छा हाफ मार्क का ही है, हाँ फिर पता नहीं क्या करेंगे, बट थोड़ा फिर भी प्रेफरेबली स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है। Okay, Siddhant is asking what is excretory part in earthworm? It's called nephridia. ठीक है, earthworm में it's nephridia. Can we write skin? देखो skin वैसे नहीं लिखना चाहिए, because when they've got specific structures for that, हम skin नहीं लिख सकते. Skin normally is their organ for respiration. वो अपनी skin से काफी सारी gases diffuse कर सकते हैं. So it will be correct if you write nephridia. Okay? Yes, Vedant. Cutaneous respiration बोलते हैं ना, cutaneous is through skin. Okay? चलो आगे चले आप. Which question next? बताओ जल्दी से कौन सा क्वेश्चन करना है नेक्स्ट? हम 38 A and B. Okay. Explain meaning Ma'am, of C and D counter. also a doubt in them. Anji, what are you talking about, Trisha? Ma'am, 38 का C and D part भी डिस्कस कर देना. अच्छा चलो 38 सारा ही डिस्कस कर लेते हैं. 38 कहता है explain meaning of counter current circulation in the gill. See, जब हमने गिल्स के बारे में बात की थी तो याद है हमने देखा था कि जो गिल प्लेट्स थी they were like this. उनके अंदर जो कैपिलरीज थी उनके अंदर ब्लड इस तरह से मूव कर रहा था, whereas जो वाटर होता है it moves across them. Water इस डायरेक्शन में जाता है. So when the flow of the blood and the flow of the water are in perpendicular direction, मतलब they are mutually perpendicular, एक दूसरे के perpendicular है, that forms a counter current flow or a counter current mechanism, right? तो आपको बस यही चीज explain करना है that the flow of the blood in the blood vessels or capillaries in the gill plates is in a mutually perpendicular direction as compared to the flow of water, right? When these two flows or these two motions are in mutually perpendicular directions to each other, they form a counter current circulation mechanism. ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको. ओके मैम. ओके, उसके बाद हमें डिस्कस करना है 38 का मैम क्वेश्चन नंबर 26. अच्छा अभी थोड़ी देर में 26 पे आते हैं, ठीक है. लेट्स फिनिश दिस वन. क्रॉस करंट और काउंटर करंट अलग अलग चीज होती है ना? हाँ जी, क्रॉस करंट अलग होता है. क्रॉस करंट इज लाइक दिस, थोड़ा सा फ्लो इधर से है और बाकी का फ्लो इधर से है, ये होता है क्रॉस करंट. काउंटर करंट इज जब ऐसे हो, परपेंडिकुलर. ओके, सेकंड इज एक्सप्लेन हाउ इट बेनिफिट्स इन गैस एक्सचेंज. तो गैस एक्सचेंज में किस तरह से वो करेगा, बेनिफिट करेगा. सिंस देयर इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म, द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस कैन टेक प्लेस मोर इफेक्टिवली. ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम द वाटर एंड फ्रॉम द गिल्स मोर इफेक्टिवली, राइट? Okay, then coming on to C part. Bony fish have one pair of gills covered by A. यार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये सब तो मैंने तुम्हें बताया था, जो उनकी गिल्स के ऊपर फ्लैप होता है ऐसे करके, कार्टिलेजिनस फ्लैप, ओपर्क्यूलम. हाँ, तुम्हें बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस बताया था ना? यस मैम. हाँ, A हो गया ओपर्क्यूलम. फिर each gill have 4 B. तो ये B क्या है? मैम ये मैं लिखना भूल गया, मुझे पता था, उसी के हाथ में पड़ गए. है हमारी गिल स्लिट्स. ठीक है, each gill has 4 gill slits. Then सर आर्क सेम होता है? आर्क अलग चीज होती है. गिल आर्क इज दिस होल थिंग जिसे ओपर्क्यूलम कवर कर रहा है. गिल आर्क के अंदर गिल स्लिट्स होते हैं. ओके, देन उसके बाद क्या है हमारा each bee which have numbers of V-shaped finger-like structures called C. तो ये C क्या है? V-shape वाले गिल फिलामेंट्स. गिल फिलामेंट.
और उसके बाद D. What is D? Each C has minute folds on the surface called D, which increase surface area for better gas exchange. This is lamellae. इसकी स्पेलिंग क्या होती है? देखिए स्पेलिंग LAMELLAE, lamellae. ठीक है. Then what type of respiration is shown by whales? See, whales जो हैं, they are mammals. Okay, they are not included in the group of pisces. तो उनके अंदर pulmonary respiration होती है through the blowhole. देखा है ना, whales की back के ऊपर there is a blowhole. So they will take in a lot of water. They you can say engulf a lot of water. उसके अंदर से the oxygen is taken out, and then that water is thrown out once carbon dioxide is added into it. So that is pulmonary respiration. There are no gills in the whales. Okay. Ma'am, please take the 40th question, all parts. अच्छा ठीक है, करते हैं 48 वाला. पहले एक बार 26 कर लेते हैं, ठीक है, फिर यहीं पे एक बार नहीं डिस्कस करते रहेंगे. Okay, 26th is bigger the organism, the lower will be rate of heart. True or false? तो ये मुझे बताओ, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उनका हार्ट रेट कैसा होगा? छोटा होगा ना, because that bigger organism will take a longer duration of time, or you can say the blood will take a longer duration of time to circulate around the whole body, right? So जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतना कम हार्ट रेट. So this is true. हाँ, बट उनकी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो हार्ट रेट ज्यादा नहीं होगा. बेसिकली हार्ट रेट का मतलब है कि कितनी बार हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है. सो दैट पंपिंग विल बेसिकली डिपेंड कि पूरा ब्लड बॉडी में से घूम के आ गया हार्ट के पास. अब जितनी बड़ी बॉडी है उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा ना ब्लड को पूरी बॉडी में घूमने में. यस मैम. ठीक है, तो इसीलिए अब ज्यादा टाइम अगर ब्लड घूमने में ही लगा देगा तो 1 मिनट में या जो भी हम टाइम यूनिट ले रहे हैं उसके अंदर हार्ट कम बार बीट करेगा. सो दैट मीन्स कि जो हार्ट रेट है वो भी कम होगा. Okay. Ma'am, can you explain it again? Okay. See, basically heart rate का मतलब क्या है? Heart beat rate. It means the number of times the heart is beating per minute. So now, if the organism's body is really big, it means that the blood will take a longer duration of time to circulate around the whole body. Okay, now if the blood is taking longer time to circulate, that means कि वो blood heart के पास कम बार जाएगा, है ना? It is going up towards the heart lower number of times, so that means the heart will have to beat less in a minute. Okay. Okay, ma'am. Okay. Got it? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 40, कैविटी ऑफ द चेस्ट. क्या बोलते हैं इसको? कैविटी ऑफ द चेस्ट को thoracic cavity. Second, small air sacs in lungs at which gas exchange take place. Alveoli. Other names for voice box. Larynx. Chemical which strengthens insects trachea. Chitin. ठीक है. काइटिन इज द पॉलीसैकेराइड जिससे उनका एक्सोस्केलेटन भी बना है. तो उनके ट्रैकिया को भी यही चीज ज्यादा स्ट्रेंथ देती है. आउटसाइड म्यूकस लेयर ऑन वर्म स्किन फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. Cuticle. Process of making ethanol. Fermentation. Fermentation, that's right. मैम मैंने glycolysis लिख दिया. Glycolysis, you can say is the process underlying fermentation. ठीक है. But if we are particularly talking about ethanol, तो हम सिर्फ fermentation ही लिखेंगे. ठीक है. Byproduct in anaerobic respiration in muscles. Lactic acid. Muscle cramps आते हैं. फिर part of cell in which respiration takes place. Mitochondria. Mitochondria.
यहाँ तो अगर पावर हाउस ना भी लिखा होता तब भी चलता, राइट? Tadpoles breathe with Gills. Gills. External gills. जी 1 point. बोलो वेदांत, what are you saying? No, ma'am. Okay, okay. मैम ये मैम tadpoles external gills लिख सकते हैं gills की जगह? हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, as long as there is gills included, वो आपका सही रहेगा. Lungs capacity in average male adult कितनी होती है? 6 liters. 1.5. 6 liters. नहीं 1.5 नहीं, 1.5 तो बहुत कम है, ठीक है, 6 लीटर्स होती है. Tiny holes in insect abdomen for air entering, spiracles. Spiracles. Movement of particles from an area of higher concentration to an lower concentration. Diffusion. मैम और इस अगर पे मैंने दोनों को मेंशन कर दिया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. हाँ देखो मैं वही बताने लगी थी, अगर यहाँ पे मैं इंक्लूड करती थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन तब आपको ऑस्मोसिस लिखना था, ठीक है, अदरवाइज द आंसर विल बी डिफ्यूजन. ठीक है, जब तक यहाँ पे मेम्ब्रेन वर्ड ना लिखा हो तब तक ऑस्मोसिस मत लिखना, दैट विल बी इनकरेक्ट. ओके. ओके, तो ये हमारा हो गया, आगे चले. हम एक बार वो रीनल पिरामिड, रीनल कॉर्टेक्स, वो डायग्राम एक्सप्लेन कर दो. Yes, ma'am. रीनल पिरामिड और रीनल कॉर्टेक्स वगैरह. Cortex. Yes, ma'am. देखो सी दिस इज द किडनी, राइट? नेफ्रॉन याद है ना सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो नेफ्रॉन के अंदर जो हमारा ये हेनलीज लूप होता है, पीसीटी, डीसीटी, all these things are actually going into the medulla, right? Now see, when these nephrons are clustered together, they will form structures such as these renal pyramids. ठीक है, एंड ये जो बाहर वाला एरिया होता है, दिस एरिया, दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स. यहाँ पे नेफ्रॉन के सारे बोमन्स कैप्सूल और आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स, नॉर्मली कई बार डीसीटी भी होते हैं कुछ नेफ्रॉन्स के, ठीक है. सम नेफ्रॉन्स व्हिच आर वेरी वेरी स्मॉल, उनके डीसीटी और हेनलीज लूप यहाँ हो सकते हैं, बट जनरली यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट का अपर पार्ट होता है और मैल्फिजियन ट्यूब्यूल या फिर ये बोमन्स कैप्सूल होता है, राइट? मैल्फिजियन बॉडी बोलते हैं जिसे, ठीक है. ये चीज बताई थी ना, बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो टफ्ट बनता है उसको मैल्फिजियन बॉडी बोलते हैं. बताया था नहीं बताया था? मैम बताया था किडनी वाले पार्ट में. हाँ ठीक है ना. सो द बोमन्स कैप्सूल्स आर लोकेटेड इन दिस एरिया, तो वो कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है. एंड दिस इज नॉर्मली लाइटर इन कलर और ये बाहर की तरफ होता है, इसलिए हम इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं. सी ये आप आगे जाके फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे, अगर बायो लेते हो तो आप देखोगे दैट ऑलमोस्ट इन ऑल दी ऑर्गन्स जो भी पेरिफेरल रीजन होता है उसको हम हमेशा कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड द एरिया व्हिच इज टुवर्ड्स द इनसाइड इज कॉल्ड द मेडुला. ओके मैम जैसे आईज में भी होता है. हाँ ठीक है. तो ये चीज है कि जो बाहर की तरफ होता है पार्ट उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो अंदर की तरफ होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं, ठीक है. एंड रीनल पिरामिड्स आर नथिंग बट यू कैन से दैट दीज आर टफ्ट्स और क्लस्टर्स ऑफ अ लॉट ऑफ हेनलीज लूप. बहुत सारे हेनलीज लूप एक साथ जब होते हैं तो वो एक रीनल पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है वहां पर बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन. ओके, इतना ज्यादा आपके पेपर में आएगा नहीं. Okay, ma'am. Thank you. Let's come back to, ma'am, can we write chest cavity in place of thoracic cavity? See, that is what basically they are asking you. आप chest cavity वहाँ पे लिखोगे तो that will be very layman, ठीक है ना. आपसे वो scientific पूछ रहे हैं तो you have to write thoracic cavity over there. Okay, चलो now coming back to evolution, तो हमने 39 जैसे आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में. जैसे क्वेश्चन नंबर 39 था. हाँ क्वेश्चन नंबर 39 का उसकी तरह आ सकते हैं क्या क्वेश्चंस बोर्ड्स में? लेबलिंग वाले? हाँ आ सकते हैं. पूरा हार्ट लेवल करना
हाँ आ सकते हैं। देखो इतना विग्रस नहीं आएगा, ये हमने इसलिए काफी डिटेल डायग्राम दिया बिकॉज हमने वैसे पढ़ाया है आपको। आपके बुक के अंदर जो डायग्राम है और उसमें जो लेबलिंग्स है सिर्फ उतना ही आएगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि एनसीईआरटी के अंदर साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड वगैरह दिखाया हुआ है ना? यस मैम, नहीं दिखा। हाँ, सिर्फ एट्रिया है, वेंट्रिकल्स हैं, एओर्टा होगा, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा दिखाया हुआ होगा, और क्या ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स भी नहीं है शायद वहाँ पे, मिट्रल वॉल्व वगैरह। यस मैम, नहीं है वो भी। तो जितनी लेबलिंग्स एनसीईआरटी में है सिर्फ उतनी ही आएंगी। ओके, सो मेक एनसीईआरटी योर बाइबल। इस साल के लिए तो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी को अपना भगवान बना लो, साइंस के लिए तो खास करके। जो कंटेंट, जो थ्योरी उसमें है वही बोर्ड्स में आती है स्ट्रिक्टली, उससे ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं आता। अपनी नॉलेज के लिए जानना और पढ़ना बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन बोर्ड्स के लिए कन्फाइन योरसेल्फ टू एनसीईआरटी, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होता उससे और स्ट्रेस भी नहीं होता। यस सिद्धांत बोलो। मैम जो 39 क्वेश्चन है उसमें लेबलिंग में मैम कुछ पार्ट रिपीट हो रहे थे क्या? पार्ट रिपीट हो रहे थे, कौन से? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, दो पार्ट के आंसर आ रहे हैं। हाँ, वो इसमें पता है क्या था, इट वाज मोर लाइक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, यस मैम, वो सब था। ये तो पूरा डायग्राम बुकलेट से आया था ना? हाँ, ये रेपिटेशन सिर्फ इसीलिए क्योंकि जैसे हैंडआउट में आपको दिखाया हुआ है ना राइट लेफ्ट करके, वो उस चक्कर में था। मैम राइट लेफ्ट नहीं लिखा, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी 2-3 बार लिख दिया तो करेक्ट हो। हाँ चलेगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो रयाना। मैम एनसीईआरटी के अंदर जैसे फिशेस एंड इंसेक्ट्स के बारे में नहीं बता रखा, तो ये सब इन एग्जाम के लिए करना पड़ेगा? एनसीईआरटी में जितना दिया है ना एग्जाम में सिर्फ उतना ही लिखना, ठीक है? तो लाइन का लिखा एनिमल के बारे में। और आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। तो मैम एनसीईआरटी में एनिमल्स वाला टॉपिक है, वो उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, क्रॉस काउंटर करंट ये सब। मतलब वही है कि जितना वहाँ है उतना ही लिखो। अगर आपको लगता है that the time in exam is allowing you to write a little bit extra, to draw an additional diagram जो आपके आंसर को कॉम्प्लीमेंट करे, तब आप कर सकते हो। बट अदरवाइज ऐसे मत सोचना कि आप आंसर के अंदर सारा कुछ डाल रहे हो, क्योंकि फिर बाकी आंसर्स को टाइम नहीं दे पाओगे। फिजिक्स भी है, न्यूमेरिकल्स है, केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस वगैरह हैं, तो हर चीज को इक्वल टाइम देके चलना। ओके मैम। Now let us come on to the next topic, that is acquired and inherited traits. Now see, acquired का मतलब क्या होता है? Something that you acquire, यानी जो चीज आपको मिली है, या जो चीज मिली भी नहीं, that's the wrong word, जो चीज आप ले रहे हो, ठीक है ना? So acquired trait का example हो सकता है that if I go to a salon and I get my hair colored red, ठीक है, मेरे सारे बाल रेड कलर के हो गए, तो वो चीज मैंने अक्वायर की है, मैंने खुद की मर्जी से वो किया, राइट? बट अगर मुझे ये जेनेटिकली मिला होता, सो फॉर एग्जांपल मेरी नानी माँ के बाल रेड थे, मेरी मम्मा के भी बाल रेड थे, और फिर मेरे भी रेड है, सो दैट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, वो मुझे इनहेरिट हुआ है। बट अगर मैंने बाहर से जाके करवाए हैं रेड, जबकि ओरिजिनली मेरे बायोलॉजिकली ब्लैक थे, दैट इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है? और ये एक्वायर वाला आगे पास ऑन नहीं होगा। दैट मींस कल को मेरे बच्चों के बाल रेड नहीं होंगे जस्ट बिकॉज आई हैड गॉट माय हेयर कलर्ड रेड। Okay, same thing is with bodybuilders also. Now a bodybuilder goes to the gym, works out for hours, takes a diet accordingly, and then their body, gets in that particular shape. But that does not mean that their kids will have the same body and the same physique as them. Okay, but if a man who is very very tall, पूरी उसकी मतलब फैमिली में चलता ही है कि सब लोग टॉल हैं, तो उनका बेटा भी टॉल होगा, बेटा या बेटी जो भी आगे ऑफस्प्रिंग है, दे विल आल्सो बी टॉल। अगेन दैट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है? तो अक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी जेनेटिक बेसिस, वेयरएज जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, दे आर टोटली जेनेटिक। गॉट इट? मैम वेरिएशन और ट्रेट तो अलग अलग चीज है। हाँ जी मैम वेरिएशन और ट्रेट तो अलग अलग चीज है, तो मैम हेरिटेबल वेरिएशन है some change which is occurring in your genes, and trait is a character जो उस वेरिएशन से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है? So you can say that trait is a property and variation is a process.
वेरिएशन एक तरीका है आपके ट्रेड को चेंज करने का, राइट? दीज आर टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो ये आपके जो है इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड ट्रेड्स, और ये आपके अक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। डिफरेंस के फॉर्म में। हाँ जी, Ma'am, do we have to write this? यस यस बच्चे, यू हैव टू राइट दिस। मैम वो एक लाइव प्रोसेस में क्वेश्चन नहीं आता है कि लंग्स की वर्किंग बतानी है विद डायग्राम, तो वो मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स का आ सकता है बोर्ड्स में? क्या क्या शौर्य? मैम लाइव प्रोसेसेस में एक लंग्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं है कि पूरा लंग्स की वर्किंग एक्सप्लेन विद डायग्राम करनी है। ओके, तो मैम वो बोर्ड्स में कितने मार्क्स का आ सकता है? हमारी यूटी में 2 मार्कर आया था वो। नहीं 2 मार्क्स का तो बिल्कुल नहीं आएगा बोर्ड्स में। इफ यू हैव टू एक्सप्लेन द वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो वो कम से कम 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? 2 या 2.5 मार्क्स तो डायग्राम के ही होते हैं, डायग्राम एंड द लेबलिंग्स, और उसके बाद बाकी के मार्क्स होते हैं थ्योरी के। ओके, सो वो आपको ज्यादा मार्क्स का ही आएगा क्वेश्चन थ्योरी में। अगर क्योंकि वो अब तो बहुत वैसे भी लेंदी स्कूल वाले करते हैं, हाँ लेंदी ही है। देखो 10th और 12th में पर्टिकुलरली स्कूल वाले ऐसे ही करते हैं, दे विल मेक यू प्रैक्टिस एज मच एज दे कैन। प्री बोर्ड्स करवाने का रीजन ही यही है कि आपको वो क्वेश्चंस ऐसे देते हैं थोड़े थोड़े मार्क्स के, जो एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ताकि आप लिखना सीखो। बच्चे चोरी करते हैं कई बार लिखने में, है ना, मन नहीं करता लिखने का कि ठीक है पता है हमें, ऐसे करके लिख देते हैं, बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज टू मेक यू प्रैक्टिस। जितना आंसर प्रैक्टिस करो उतना बेटर है। तो वो इस चक्कर में आपको 2 मार्क्स का दिया होगा, वैसे वो आता ज्यादा मार्क्स का। अब तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं बोर्ड्स होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार एंड यू नो व्हाट, अब देखो मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? डोंट मिस आउट ऑन एनी प्री बोर्ड्स, ठीक है? पर्टिकुलरली अब तो वैसे भी पैंडेमिक के चक्कर में कोई प्री बोर्ड हल्के में मत लेना। हर प्री बोर्ड के लिए ऐसे पढ़ के जाओ जैसे बोर्ड्स देने जा रहे हो, ठीक है? बिकॉज अब देखो क्या हो रहा है ना, लास्ट में आके बोर्ड्स ही कैंसिल हो जाते हैं, और सिलेबस और वो रिजल्ट किस बेसिस पे आ रहा है? प्री बोर्ड्स के बेसिस पे, इंटरनल्स के बेसिस पे, और बच्चे पढ़ते नहीं है उनके लिए। बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है हम बोर्ड्स में देख लेंगे, बोर्ड्स में देख लेंगे। तो वो चीज ना प्लीज अभी तो मत ही करना कोविड के टाइम पे, बिकॉज कुछ नहीं पता, सब अनप्रेडिक्टेबल है। दिस हैज हैपेंड विद माय सिस्टर आल्सो, सो शी थॉट कि बोर्ड्स में दूंगी, बोर्ड्स में दूंगी। शी हैड अ 12th बोर्ड्स दिस टाइम, तो वो सारा साल इसी चक्कर में कि मैं बोर्ड्स में देख लूंगी, बोर्ड्स में देख लूंगी, सारे प्री बोर्ड्स उनके ऐसे ही गए। और प्लस कुछ टीचर्स ना बहुत स्ट्रिंजेंट चेकिंग करते हैं 12th और 10th में बोर्ड्स के लिए, ताकि मार्क्स कटे तो बच्चे अपने आप को उस हिसाब से आंसर लिखने के लिए प्रिपेयर करें। तो अब प्री बोर्ड्स में मार्क्स सबके खराब थे, और अब लास्ट में आ गया कि जी बोर्ड्स होंगे ही नहीं, रिजल्ट तो उस बेसिस पे आएगा, ठीक है ना? तो अब कुछ भी नहीं पता है। हर बोर्ड को इस तरीके से लेके चलो कि जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मिस मत करना कोई भी प्री बोर्ड, छुट्टी मत मारना। मैं 12th में थी, मैंने प्री बोर्ड इतने मिस किए थे छुट्टी मार मार के कि नहीं मैं बोर्ड्स में दूंगी, बोर्ड्स में दूंगी। खैर लकीली फॉर्चुनेटली मेरे टाइम पे तो बोर्ड्स हुए थे, बट फिर भी मिस नहीं करने चाहिए। इट गिव्स यू अ वेरी गुड प्रैक्टिस। हम इंटरनल्स बढ़िया तो फिर प्रे करो कि बोर्ड्स कैंसिल। हाँ जी बात, हम इंटरनल्स बढ़िया दो फिर प्रे करो कि बोर्ड्स कैंसिल हो। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटरनल्स अच्छे से दे दो और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि बोझ हो ही ना, है ना? ये भी सही है। एग्जाम एंड तक तो ट्वीट्स शुरू हो जाएंगे। हम प्री बोर्ड तो फिर भी देने पड़ेंगे। चलो अभी तो कोशिश करो कि सब नॉर्मल हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि थक गए घर पे बैठ बैठ के हम भी। कुछ करने को मिलेगा, बाहर जाएंगे, फ्रेंड से मिलेंगे। सब बच्चों का यही है ना आजकल, घर में बैठे बैठे पक गए सब। Yes, ma'am. Vedant is asking why do students not study for pre-boards? Why? Okay. See, I don't know why don't students study for pre-boards, but वही होता है ना कि जब आपको पता हो ना कि ये प्रैक्टिस के लिए है, इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, तो वो अपने आप आता है, वो अपने आप आ जाता है कहीं से दिमाग में कि चल यार ये तो बात की बात है, हो जाएगा। तो वो ये चीज, इसीलिए बच्चे नहीं पढ़ते, पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं।
स्कूल वाले तो मैम अलग ही फुर्ती के साथ जा रहे हैं। When I was in 12th, तो अब क्या है ना कि फिजिक्स से मुझे थोड़ा सा वो होता था, हेजिटेशन होती थी। हालांकि कर लेती थी मैं, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना, एक सब्जेक्ट आपको लगता है हमेशा कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो मैंने प्री बोर्ड जो है फिजिक्स के, एक बार मैंने प्री बोर्ड मिस किया फिजिक्स का, ठीक है, फिर उसका रीटेस्ट हुआ, मैंने रीटेस्ट भी नहीं दिया, तो वो मैंने एक मिस किया था प्री बोर्ड। उसके अलावा केमिस्ट्री के प्री बोर्ड्स दिए थे मैंने, इंग्लिश का मिस किया था, और बायो के मैं हमेशा देती थी, उसमें तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते थे। तो जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं वो तो आप जानबूझ के देते हो कि नहीं नहीं इसमें तो आते हैं मार्क्स, ये तो देना चाहिए, तो ऐसी चीज है। बट मैंने फिजिक्स का नहीं दिया था प्री बोर्ड, एक नहीं दिया था, दूसरा दिया था, आपने और पीसीबी एक शायद इंग्लिश का नहीं दिया था मैं। हाँ बोलो, somebody was saying अब something। आपने पीसीबी ली थी? हाँ मैंने पीसीबी ली हुई थी विद साइकोलॉजी, मैथ्स भी नहीं ली थी मैंने। हम ओके फिजिक्स में ही आ जाती है मैथ्स तो। हाँ फिजिक्स में मुझे पसंद नहीं थी मैथ्स, मतलब ऐसे कह लो एक तरह से। मैंने शुक्र मनाया था कि 10th के बाद मैथ्स हटी। आई वाज रियली हैप्पी कि चलो मैं तो पीसीबी और साइकोलॉजी पढ़ूंगी, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि नहीं मैथ्स ले लेनी चाहिए थी। सो दीज आर इनहेरिटेड ट्रेट्स जैसे कि हेयर, स्किन, फेशियल फीचर्स, बॉडी टाइप्स, और एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वायर्ड वुड बी स्कार्स हैं, ब्रूसेस हैं, ब्रोकन बोन्स, डाइड हेयर, पियर्सिंग्स, टैटूज। टैटू की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ठीक है। सो दीज आर ऑल एक्वायर्ड ट्रेट्स, राइट। एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो लिख लो, बिकॉज देयर इज अ होल पैराग्राफ इन एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो वहां पे along with the definition and the important points you need to have good examples also। तो ये एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, नोट डाउन कर लो। मैम एक्वायर्ड में पहले एग्जांपल स्कार्स, स्कार मतलब निशान, जैसे चोट लग जाती है तो उसका जो निशान होता है। मैम ऐसा होता है ना कि जो टैटू बनवा लेता है परमानेंट वाला, वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकता? नहीं कर सकता, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता? आई एम नॉट श्योर, ऐसा मैंने सुना नहीं है कभी। आई डोंट थिंक ऐसा होता है, बिकॉज आई क्योंकि हैव जो अ होता है ऐसा, हाँ, cause like if needle आप अपने बॉडी पे यूज करते हो, so maybe some infections, maybe some other problems, so वो ब्लड डोनेट नहीं करता है। आई डोंट नो, आई विल हैव टू रीड अबाउट इट, उसके बाद मैं मैम बताऊंगी, ठीक है। हाँ बोलो मैम पार्थ। अगर हमने अभी वैक्सीन लगवाई है और फिर हम ब्लड डोनेट करें वो ठीक है? हाँ हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वैक्सीन में देखो देयर इज नथिंग एज सच इन्फेक्शियस इन द वैक्सीन। वैक्सीन इज बेसिकली टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इन यू, और उसके बाद आपके ब्लड में अपने आप एंटीबॉडीज बन जाएंगे, तो आप डोनेट कर सकते हो ब्लड। इनफैक्ट उसमें तो आप जो ब्लड डोनेट करोगे उसमें एंटीबॉडीज हैं प्री फॉर्म, तो जिसे वो मिलेगा उसे वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है ना। बट इट्स नो प्रॉब्लम एज सच। अभी जैसे आई थिंक हाँ सैटरडे कोई आई हैड माई शॉट ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है, तो वो 3 शॉट्स में लगती है, वो 3 उसके वो होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो मुझे हेपेटाइटिस बी का 3rd शॉट लगा, और टाइफाइड की भी लगनी थी तो वो भी लग गई। नाउ आई वाज प्लानिंग कि मैं संडे को जाके कोविड की वैक्सीन लगवा लूंगी, बिकॉज अभी तक मैंने लगवाई नहीं। तो अब वो मैंने लगवाई तो आई थॉट कि अब मेरी फिर से वो डिले हो जाएगी, बट दे सेड कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगवा सकते हो कोविड की। बट फिर भी आई थॉट कि कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, तो अभी फिर मैं फिर 1 हफ्ता मेरा डिले हो गया। अब नेक्स्ट वीकेंड फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो फिर डिले हो जाएगी, तो ऐसे ही चल रहा है। ओके हिनाइशा इज सेइंग मैम व्हाट डिड यू थिंक ऑफ पीसीबी एंड साइकोलॉजी, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू टेक द सेम। अच्छा सी हिनाइशा, व्हाट आई वुड टेल यू इज कि साइकोलॉजी जो है ना 11th 12th इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। अगर आपको बाद में साइंस नहीं परस्यू करनी है आगे, आप साइकोलॉजी परस्यू कर सकते हो। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट फील्ड। यस मैम, साइकोलॉजी मैं भी सोच रही थी कि लाइक साइकोलॉजी ही इसमें होता क्या है? Ma'am, I want to pursue psychology only.
हाँ, साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ साइकोलॉजी विथ बायो, तो आप ये कर सकते हो कि एमबीबीएस करके साइकोलॉजी करो तो यू विल बी अ साइकियाट्रिस्ट, है ना. इफ विदाउट एमबीबीएस यू वांट टू डू, तो यू विल बी अ साइकोलॉजिस्ट. सो साइकोलॉजिस्ट दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, बट वो थेरेपीज देते हैं, ठीक है ना. जो ये थेरेपिस्ट नहीं होते, तो वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है. इट्स अ गुड फील्ड, बट ये है कि अगर आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अपना मैथ्स का बेस रखना पड़ेगा. तो ये कर सकते हो, बेशक स्कूल में मत लो मैथ्स, अलग से कहीं ट्यूशन लगा लो मैथ्स की, साथ साथ वहाँ मैथ्स पढ़ते रहो, इससे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है ना. ये चीज है. बाकी पीसीबी विद साइकोलॉजी इज अ ग्रेट फील्ड. मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, मेरे साइकोलॉजी और बायो में हाईएस्ट मार्क्स थे स्कूल में. तो साइकोलॉजी में होता क्या है? साइकोलॉजी में दे टॉक अबाउट वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस. हाउ डज अ पर्सन ग्रो अप, उनका बिहेवियर इस तरह का क्यों है, व्हाट इज IQ, व्हाट इज EQ, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग. जैसे अलग अलग टेक्निक्स देखी होंगी आपने लोगों के लर्न करने की. कुछ लोग निमोनिक्स बना लेते हैं, कुछ लोगों का एक आइडेटिक मेमोरी होती है कि उन्होंने एक बार उस पिक्चर को देखा, उनको याद हो गया कि कहाँ पे क्या क्या. जैसे जब आप ये डायग्राम्स याद करते हो, तो वो क्या चीज है, दैट इज एन आइडेटिक मेमोरी. आप दिमाग में वो पिक्चर बना लेते हो अपने आप, है ना. तो ये सब साइकोलॉजी में सिखाते हैं, लर्निंग के बारे में, बिहेवियर के बारे में. फिर 12th में आके देयर आर अदर थिंग्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में. फिर वहां पे वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है. Okay, Advik is asking that instead of making a lot of vaccines, why not just take the blood of people who have already been vaccinated and use that blood as vaccine? See, one major thing about it is कि जब आपकी बॉडी में वैक्सीन से उस वायरस का एक एंटीजन आ रहा है, तो आपकी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है ना. तो वो चीज तो है आपकी खुद की बॉडी की प्रिपरेशन. अगर आप मैं उस एंटीबॉडी वाले आदमी का ब्लड लेके अपने अंदर डाल लूं, ट्रांसफ्यूज कर लूं, तो मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज कितनी है, सिर्फ वो 10-12 हजार जो उसके ब्लड से आई है, ठीक है, उसके अलावा नहीं बनेंगी. तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे कोविड इन्फेक्शन हुआ तो मेरे को ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा कम है. ओके, अगर मैं वैक्सीन लगवाती हूँ, तो मेरी बॉडी ने पहले से बहुत सारी एंटीबॉडीज बना ली, ठीक है. So when I get infected by COVID, if in case, then what will happen is that I will have a lot of defense already in place to fight off that COVID virus. So COVID की जो एंटीबॉडीज है, उन्हें मेरा ब्लड पहचान के रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन कोविड वायरस को पहचान के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज खूब सारी बना सकता है. दैट इज वाई वैक्सीन लगवाना ज्यादा जरूरी है, rather than taking the blood from a vaccinated person. वैक्सीन अभी प्रूफ नहीं हुई है, वो हम लोग टेस्ट ही हो रहा है अभी. क्या शौर्य, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. हम तो अभी वैक्सीन लेना रिस्की नहीं है, क्योंकि अभी वैक्सीन पूरी वो नहीं हुई है सही से, कि अप्रूव नहीं हुई है, अभी टेस्टिंग ही चल रही है वैक्सीन की. हाँ, अब देखो वही चीज है ना, जैसे चाइना का अभी उस दिन मैंने पढ़ा था कि उनकी 10 days के अंदर अंदर कुछ आई थिंक 1 crore people have been vaccinated, क्योंकि उनके वहाँ अपनी कंट्री में डोमेस्टिक वैक्सीन है जो अप्रूव हो चुकी है. तो इतनी सारी हैं, हमारे यहाँ है ही 2, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पटनिक भी कह रहे थे आएगी आएगी, अभी तक मुझे तो कोई स्लॉट दिखता नहीं है स्पटनिक का कहीं भी. तो वही चीज है कि यहाँ पे कम है, इसलिए डोजेस भी. अब कितनी सारी वीडियोस भी आ रही हैं. उस दिन जैसे दैट डे आई सॉ दिस वीडियो कि उसमें एक लेडी है, उसने सिरिंज निकाला, उसने कोई उसमें वायल लगा के कोई मेडिसिन नहीं डाली, खाली सिरिंज बंदे को इंजेक्ट किया और बंदा भी खुश. वो अभी वायरल हुई थी. हाँ, तो वही चीज है ना. अब देखो मुझे नहीं पता वो गलती से हुआ, उस लेडी से भी गलती से हुआ या जानबूझ के, बट ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. अब वो तो बेचारा सोचेगा मुझे वैक्सीन लग गई, मैं घूमू फिरूं. Okay, so what are these white fungus etc. fungus is coming in, are they due to overdoses? नहीं, these are not due to overdoses. Basically these fungus spores are always there in the air. ठीक है, ये fungal spores हवा में हमेशा present है, but ये आपको infect इसलिए नहीं कर पाते because your immune system is strong enough to fight them. अब जो लोग ये infect हुए भी है fungus से, these are the people who have been immunocompromised, जिनकी immunity बहुत ज्यादा weak थी या compromised थी, either because of COVID, क्योंकि उनके immune system ने इतना fight किया COVID से, वो थक गया, exhaust हो गया, तो बहुत ज्यादा weak है. या फिर जिन्हें diabetes है, क्योंकि उनका blood sugar level हमेशा वो रहता है, and their immune system is more hypersensitive, ज्यादा allergic होता है. ठीक है,
या फिर पीपल जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स भी आपकी इम्यूनिटी बहुत हद तक कम कर देते हैं, तो उन्हीं लोगों को ये चीज हुआ। ओवरडोज की वजह से फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये चैप्टर खत्म करना है यार। अच्छा, सो हैव यू पीपल हर्ड एक नया फॉसिल मिला है ह्यूमन का, ड्रैगन मैन? तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो? यस मैम, अभी आया इन शॉर्ट्स पे आया हम हुआ था, न्यूज इन शॉर्ट्स ऐप पे देखना, न्यूज तो उसपे देखते आया बट ऐसी चीजें बताते नहीं है न्यूज में। न्यूज में। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ, न्यूज वगैरह के अलावा ना ये इन शॉर्ट्स जो ऐप है उसके ऊपर छोटी छोटी न्यूज आती है, वेरी रेलेवेंट न्यूज, उस पे देखना, आया हुआ था उस पे। तो इजराइल में मिला है, इट्स अबाउट आई थिंक 1 लाख ईयर ओल्ड, कुछ ऐसे ही है। हाँ, 100,000 ईयर्स ओल्ड वो मिला है फॉसिल, पूरा ह्यूमन स्कल मिला है उन्हें, पूरा एज इन पूरा का पूरा नहीं, नोज तक का स्कल है और लोअर जॉ मिला है थोड़ा सा, इट्स ब्रोकन बट फिर भी मिला है। तो इट्स बिलीव्ड कि चाइना में नहीं मिला अभी? चाइना में नहीं, मैंने इजराइल का तो पढ़ा था। इजराइल यस मैम, चाइना में भी मिला है, चाइना में चाइना में ही मिला है। हाँ, तो चाइना में भी मिला है, इजराइल का मैंने पढ़ा था लास्ट वीक शायद। ओके, दो जगह मिला इजराइल। हाँ। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्पेसिएशन। सो स्पेसिएशन जो है आपको नाम से ही पता लग रहा है, व्हेन अ न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड और व्हेन अ न्यू स्पीशीज इज इवॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड स्पेसिएशन। तो अगर अब मैं ये कहूँ कि अभी ऊपर जो हम पूरी राम कथा पढ़ते आए हैं वो सारा किस लिए है, दैट इज ऑल यू नो टू इवेंचुअली लीड अप टू स्पेसिएशन। फाइनली सारी वेरिएशंस अक्यूमुलेट होकर एक नई स्पीशीज को इवॉल्व करते हैं, तो वहां स्पेसिएशन हो गया, ठीक है ना। नई स्पीशीज बन गई जो रिप्रोड्यूस कर सकती है, उसके ऑफस्प्रिंग्स उसके जैसे होंगे, उसके ऑफस्प्रिंग्स में वो सारे वेरिएशंस होंगे जिनकी अक्यूमुलेशन से ये नई स्पीशीज बनी है, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिएशन कहलाता है, राइट। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिएशंस, जैसे ये देखो, ये अलग अलग तरह के स्क्विरल्स और रोडेंट फैमिलीज या रोडेंट स्पीशीज हैं जो एक सिंगल डिसेंडेंट से आगे आगे इवॉल्व होते गए, ठीक है। देन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईगल्स, बार्ड ईगल एंड अफ्रीकन फिश ईगल, नाउ दीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, दीज कैन नॉट मेट विद ईच अदर, ये हमेशा आपस की पॉपुलेशन में ही मेटिंग करेंगे और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, कहने को एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, राइट। सो दिस इज स्पेसिएशन बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ द अडैप्टेशंस, ये जो एनिमल्स हैं ये पूरे के पूरे एक नए लीनिएज बन गए, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लो। So Naman is asking why is bald eagle bald? यार देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। बाल्ड ईगल को बाल्ड में भी इसलिए बोलते हैं बिकॉज द अमाउंट ऑफ फर दैट इज देयर ऑन इट्स हेड इज वेरी थिन, ओके। सो इसीलिए मे बी दैट्स कॉल्ड बाल्ड, एंड जो हेड की शेप बनती है वो बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे हम जब ह्यूमंस बाल्ड होते हैं तो वो कैसे लगता है ना, बिल्कुल एकदम राउंड हेड। तो मे बी दैट इज व्हाट द लॉजिक इज बिहाइंड नेमिंग इट एज बाल्ड ईगल, राइट। Okay. हाँ, Siddhant is asking that can we say speciation is branching descent? Siddhant, you can say that speciation is the consequence of branching descent. ठीक है, branching descent की वजह से speciation होता है। So it's not the same thing. एक चीज process है और दूसरा उसका result है। तो speciation branching descent के process का result है। ये चीज समझ में आई सबको? Yes. जल्दी से नोट कर लो इसे। मैम, जो ब्रांचिंग डिसेंट है वो सिर्फ ज्योग्राफिकल रीजंस के लिए होता है और स्पेसिएशन हम और भी रीजंस के लिए हो सकता है ना? नहीं,
ऐसा नहीं है, देखो ब्रांचिंग डिसेंट हर जगह ही होगा, ठीक है, इट विल टेक प्लेस इन एवरी रीजन, बिकॉज इफ यू लुक एट द होल अर्थ, हर जगह ही अलग जोग्राफिकल रीजन है, राइट? अब जैसे when you go to higher classes you will study about Australian mammals, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया एक जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जब ये कॉन्टिनेंट्स बने तो हुआ क्या कि जो बाकी एनिमल्स थे वो यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे और अमेरिकन कॉन्टिनेंट वगैरह पे रह गए और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आइसोलेट हो गया। तो अगर आप यहाँ अफ्रीका वगैरह की फॉक्स को देखो और ऑस्ट्रेलिया की फॉक्स को देखो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इन एनिमल्स को हम ऑस्ट्रेलियन मैमल्स बोलते हैं, रादर हम इन्हें मार्सुपियल्स बोलते हैं, ठीक है? तो वो जो फ्लाइंग वो होती है, स्क्विरल होती है, वो भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, और यहाँ पे आप देखो अफ्रीका वगैरह में स्क्विरल अलग है, राइट? सो स्पेसिएशन बेसिकली पूरे अर्थ पे हो ही इसलिए रहा है क्योंकि ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं अलग अलग जगह, ठीक है? तो एंसेस्टर्स जो थे पहले के वो अलग थे, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ एंड यू नो द रीजन सेपरेटेड, कहीं पे फॉरेस्ट बन गए, कहीं पे ओशन रिवर्स बन गए। तो जैसे जैसे ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस आते गए नए नए स्पीशीज इवॉल्व होते गए बिकॉज ऑफ अडैप्टेशंस एंड वेरिएशंस, ठीक है? Yes. Rayana is asking what is the meaning of lineages? Lineages का मतलब है lines of organisms, ठीक है? Lines of organism basically is population, ठीक है? एक तरह की species की population, so that is a lineage. Okay, ma'am. आगे चले। तो मैम जो डार्विन वो थी फिंचेस, उसमें भी यही चीज देखी जाएगी, हाँ, स्पीशीएशन। उनमें भी यही चीज, yes exactly, that is also speciation. चले आगे। हाँ बोलो नमन। मैम जेनेटिकली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या है? नमन की आवाज सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही। नमन या वॉइस लो, आप चैट बॉक्स में लिखो, मैं वहां से बताती हूँ। लाइफ प्रोसेस के टेस्ट में सिर्फ वो ये गलत हुआ जो एनर्जी वाला था। मैम एक चीज थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कि एक एलिफेंट की स्पीशीज थी जो ट्रैवल करके मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाती थी, आई थिंक सो खाने या पानी पीने के लिए, बट जब वो डिवाइड होने लगा धीरे धीरे बढ़ के, तो वो जो उनका रास्ता था उनको तो लगा कि ये सेम है, तो वो पानी में लाइक डूब गए, वो एक्सटेंट हो गई, ऐसा ही कुछ रूमर सुना है। हाँ हाँ हाँ, देखो वही चीज है कि द स्पीशीज दैट यू सी टुडे, इट इज नॉट कि ये सारे ही वो हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि आसपास जो इनके रिलेटिव्स थे वो भी इवॉल्व हो गए किसी ना किसी में, हो सकता है इनके कुछ रिलेटिव्स एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है ना? तो जो अक्यूमुलेशन हम देखते हैं वेरिएशंस का, इट इज नॉट ऑलवेज लीडिंग अप टू अ पॉजिटिव रिजल्ट। हमेशा सबका पॉजिटिव आउटकम नहीं होता, किसी किसी का नेगेटिव होता है कि कोई बिल्कुल एक्सटिंक्ट ही हो गया अपनी वेरिएशंस की वजह से क्योंकि वो एनवायरनमेंट को अडैप्ट नहीं कर पाए, ठीक है? सो दीज स्पेसिएशन थिंग्स या ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेसिएशन का, दिस इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? अडैप्टेशन, ब्रांचिंग डिसेंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी चीजें हैं जो एड अप होकर एक नई स्पीशीज को जन्म देती हैं, जो हम आज के टाइम पे देखते हैं इन द करंट सिनेरियो। आज के टाइम पे भी न्यू स्पीशीज आ रही है। बिल्कुल, एवोल्यूशन तो हो रहा है साथ साथ, हमें इतना ऐसे दिखता नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग यू नो अलोंग विद द टाइम। जैसे आप अपने भाई बहन को देख लो, आपके साथ साथ ही रहते हैं, आप सब साथ साथ बड़े हो रहे हो, बट आपके जो रिलेटिव्स बहुत साल बाद आपको मिलते होते हैं ना, अरे ये तो एकदम से बड़ा हो गया। सो हमें भी ये डिफरेंसेस ऐसे नहीं दिखेंगे बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग अलोंग विद अस, सो द चेंज माइट नॉट बी दैट सिग्निफिकेंट और प्रोमिनेंट। बट अगर हम वैसे देखें तो एवोल्यूशन क्या हो रही है, जैसे ह्यूमंस की हेयर लाइन जो है वो पीछे की तरफ रिसीड कर रही है, आई थिंक उस दिन मैंने बताया भी था, ठीक है? मतलब कि ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे गंजे होते जा रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं हमारी बॉडी पे। ऐसे ही ये जो कहते हैं कि हमारी बॉडी के जो हेयर है दैट इज ऑल्सो यू नो रिड्यूसिंग डे बाय डे। पहले के अगर आप ह्यूमन बींग्स देखोगे, जो पहले स्पीशीज थी ह्यूमंस की, दे हैड अ थिक
coat of hair on their body. Why? Because that was majorly an insulating layer. वो उनकी body को cold से protect करने के लिए थी, right? And for now, where was I? हाँ. Now what is happening is कि धीरे धीरे with global warming increasing, with the global temperatures rising, हमें उस insulation layer की अब जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना? Then I think babies का भी example उस दिन मैंने दिया था कि पहले जो infants होते थे after being born, कम से कम 15-20 days तक आंखें नहीं खोलती हो, ठीक है? रोएंगे, फीड भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आंखें नहीं खोलते थे. बट अब क्या है, जिस वक्त बॉर्न हो रहा है या उसके इमीडिएटली बाद ही कैन ओपन देयर आईज, इंटरैक्ट भी करेंगे, आई बॉल्स भी हिलाते हैं, ठीक है ना? अब तो इनफैक्ट मूवमेंट भी होती है. पहले के टाइम पे तो फिस्ट भी नहीं खोलते थे, मुट्ठी बंद रहती थी, इतनी मुश्किल से पेरेंट्स ऐसे क्लीन करते थे फिस्ट को. तो जैसे माय मदर ऑल्सो टेल्स मी कि मेरी जो फिस्ट थी, मतलब आई यूज्ड टू ओपन माय आईज, बट ये है कि मेरी फिस्ट काफी दिन तक बंद रही थी, कम से कम एटलीस्ट 10 days तक मेरी फिस्ट बंद थी. तो मेरे हाथों को खोल कर ऐसे गीले कपड़े से वो क्लीन करते थे. बट एज कम्पेयर टू मी, मेरी सिस्टर का क्या था कि वो काफी ज्यादा एक्टिव थी, वो पैर भी चलाती थी, हाथ भी चलाती थी, शी वाज ओनली 5 to 6 days ओल्ड. सो दिस इज एवोल्यूशन. धीरे धीरे जो है, अब आप आजकल के बच्चों का दिमाग देख लो, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सब कुछ है, हमें कुछ ऑपरेट करना आए ना आए, इनको आता होगा. So this is all evolution. जो brain capacity है humans की, वो बढ़ रही है. मैम एक्चुअली मैंने बेबी के बारे में जाना था, लाइक वो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है और वो पैर मार के चलने की कोशिश कर रहा है. लाइक अभी डॉक्टर ने उसे उठाया है अपने हैंड में एंड वो अपने पैर मार के चल रहा है बेड पे, जिस बेड, लाइक वो बेड पे जब वो बॉर्न हुआ है. तो फिर वो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि अभी तो बच्चे लाइक उठते भी नहीं, आंखें भी नहीं खोलते और वो चल रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. सो दिस इज ऑल एवोल्यूशन. जो रिफ्लेक्सेस हैं छोटे बच्चों के, वो बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो रहे हैं. प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है. पहले के टाइम पे बॉयज या गर्ल्स में एटलीस्ट 15-16 ईयर्स तक प्यूबर्टी नहीं होती थी. अब 12-13 ईयर्स की एज में देयर इज प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस दैट इज टेकिंग प्लेस, बिकॉज एक्सपोजर इतना है, इंटरनेट है, कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है. तो वो सब ब्रेन को जब एक्सपोजर मिलता है तो वो अपने आप प्यूबर्टी और एडोलेसेंस आती है. दिस इज ऑल एवोल्यूशन. कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है. डिसएडवांटेज आप ये बोल सकते हो कि फिजिकल टर्म्स में डिसएडवांटेज है, बिकॉज अगर जैसे आप पहले के लोग देख लो कितने टॉल होते थे ना, सो दैट वाज बिकॉज उनकी एपिफाइजियल जो प्लेट्स थी वो ओपन थी. एपिफाइजियल प्लेट्स आर द रीजन्स इन द बोन जहाँ पे ग्रोथ होती है, ठीक है ना? बोन्स में जहाँ पे और कैल्शियम ऐड होता है, बोन्स लंबी होती जाती हैं. एक बार एडोलेसेंस हुआ, एक बार प्यूबर्टी हिट हुई किसी को, these epiphyseal plates will close. Now no more calcium can come and deposit over here. Bone अब इतनी ही रहेगी पूरी लाइफ, बोन लेंथ इंक्रीज नहीं होगी. अब पहले जब ये चीज नहीं थी, प्यूबर्टी बाद में होती थी, तो ये ट्यूब प्लेट्स खुली रहती थी, बोन्स लंबी हो रही है, लोग काफी लंबे थे, ठीक है? उसके साथ साथ बॉडी के फीचर्स काफी चेंज थे. जैसे ओवरीज में जो ओवम थे वो बाद में रिलीज होने शुरू होंगे, तो पीपल यूज्ड टू बी मोर फर्टाइल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है? सिमिलरली मेल्स का भी यही था कि उनकी फर्टिलाइजेशन ज्यादा थी. नाउ बिकॉज पीपल आर बिकमिंग एडोलेसेंट एट अ वेरी वेरी यंग एज, तो अभी रिप्रोडक्शन जब हम करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि द ओवम और द एग्स और द फॉलिकल्स, मेजरली फॉलिकल्स होता है राइट टर्म, तो ओवरीज में वो जल्दी डेवलप होने शुरू हो गए हैं, ठीक है? तो जो फीमेल्स हैं वो अब बहुत कम एज पे इनफर्टाइल हो जाती हैं, बहुत पहले ही मेनोपॉज हो जाता है लेडीज को. मेन भी हैव बिकम इनफर्टाइल क्योंकि बहुत पहले से ही स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है? आईज इतनी वीक होने लग गई हैं आप लोगों की, क्योंकि आईज को हम यूज ही इतना ज्यादा कर रहे हैं. आप उनकी मसल्स को रेस्ट दे ही नहीं रहे हो, आंखें कभी फोन में है, कभी लैपटॉप में है. तो ये सब चेंजेस हैं, ये सारी जो चीजें हैं ना, दीज आर ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन, राइट? अब इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस हमें इवॉल्व करवा. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? अब ये देखो, दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन, ठीक है? अभी जैसे हम ज्योग्राफिक उसकी बात कर रहे थे, तो एक तरह की स्पीसिएशन है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, दूसरी है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन. एलोपैट्रिक के अंदर देयर इज अ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. इसका मतलब मान लो कि ये पूरा एक फॉरेस्टेड एरिया था, यहाँ बीच में कोई पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स या बीटल्स रहते होंगे, ठीक है? पहले वो यहाँ रहते थे. अब
बाई चांस हुआ क्या कि एकदम से अर्थक्वेक आया या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही हुआ, मान लो यहाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ बीच में पहाड़ आ गए, ठीक है, आफ्टर अ माउंटेन रेंज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द मिडल, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो थोड़े टाइम बाद अलग हो जाएगी, यहाँ की पॉपुलेशन अलग हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ रिप्रोडक्टिव बैरियर इन बिटवीन देम नाउ, आपस में देयर इज नो मेटिंग, तो ये स्पीशीज बन जाएगी ए, ये बन जाएगी बी, सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेसिएशन, क्योंकि यहाँ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ है। ये बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. Then what was I talking about? अच्छा हाँ, उसके बाद आ गया ये वाला कि सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसमें क्या हुआ कि कोई भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हुआ है, रादर यहाँ क्या हुआ है कि पहले ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया। सो दिस मीन्स दैट मे बी द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स एंड दे डिसाइड कि there will be no mating between these two populations from now on. So पहले मेटिंग का जो था बैरियर आया कि there will be no mating between two populations, और इसी वजह से धीरे धीरे वो नए स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है।